आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एपिसोड नंबर 3 करेंगे। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को आखिर में जब ख़त्म किया था अपना वो एपिसोड, तो उस समय नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा कर ली थी। नाउ आई कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली चीज़ तो हम लोगों को ये मालूम ही है कि इट इज एन मतलब नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मतलब दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड देन गेट कंबाइंड इन एन आयोनिक फॉर्म with any electropositive element to form a compound। साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ भी रिएक्ट करके और नॉन मेटल के बीच का कंपाउंड बनाते हैं, विच इज नोन एज कोवैलेंट कंपाउंड्स। ओके, अब मेटल और नॉन मेटल के बीच के कंपाउंड को, जैसे मैंने कहा, जनरली एक्सेप्शंस हैं कि जनरली उनके बीच में आयोनिक बॉन्डिंग होती है और नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग बॉन्ड्स जो रहते हैं, दे आर कंपैरेटिवली वीकर। एंड व्हाट किस चीज पर ये डिपेंड करता है कि कोई भी कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा या आयोनिक कंपाउंड। इसके लिए हम लोगों को, वैसे तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को यही पढ़ा दूंगा। ठीक है, हम लोगों को दो चीज़ें देखना पड़ेंगी और वो दो चीज़ें हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। दो टाइप की होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जब कंपाउंड बनता है, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने सोडियम को पानी में फेंका था, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं कि जब वो होती हैं कंपाउंड बनने के लिए, तो हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दैट। और एंडोथर्मिक वो होती हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है, ये कंपाउंड किस ढंग से बनेंगे ये डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स। अब आप बोलोगे ये क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी? तो उसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको किसी एटम को आयोनाइज करना है, मतलब उसको आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? आप उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे। तो इलेक्ट्रॉन को किसी भी एलिमेंट से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ? तो ये सब कुछ रिएक्शन के वक्त पर ही होता है। जब दो एलिमेंट आते हैं एक दूसरे के नज़दीक, तो दोनों जब कंबाइन होते हैं उसी समय इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आप देखो तो सोडियम को सोडियम आयन बनाने के लिए आपको एनर्जी कंपैरेटिवली बहुत कम लगेगी। एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है ना उसमें से, सोडियम एटम में से, ठीक है। उसके कंपैरिजन में अगर आप कैल्शियम एटम देखो तो कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेंगे आपको।
एल्यूमिनियम में आयन बनाने के लिए एल्यूमिनियम में आपको 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेंगे, मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी और हाई हो गई। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो आखिरी में जाकर जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। क्यों बहुत ज़्यादा होगी? क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसका जो न्यूक्लियस है उसमें 17 प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा रहेगा कि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर उसको पॉजिटिव आयन बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ही है। इसलिए एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल द आयोनाइजेशन एनर्जी गोज ऑन इंक्रीज। कंपाउंड बनते समय वेयर डू यू गेट दैट आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए अपने को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी को भी समझना पड़ेगा। मैं आपको बहुत लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ, 11th-12th में आप लोगों को टेक्निकल डिटेल्स दिए जाएंगे, लेकिन बिकॉज यू आर इन 10th अभी सिर्फ आपके भेजे में जितना घुस जाए उतना ही समझा रहा हूँ मैं। इसको ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी के बारे में बात करें तो ये ऐसी एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ये क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन, रादर क्लोरीन नहीं, क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन ये क्या कर रहा है? सोडियम जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो ये एक्सेप्ट कर रहा है और NaCl बन रहा है। ओके, अब अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बनाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। सो व्हाट हैपेंस? हर एक का कंपाउंड बनने का तरीका अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोडियम और क्लोरीन को एक दूसरे से कंबाइन करूं तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि द आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सोडियम टू बिकम सोडियम आयन इज वेरी लेस। लेकिन जब क्लोरीन क्लोराइड आयन बनता है तो इमेंस क्वांटम ऑफ एनर्जी इज रिलीज, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो व्हाट हैपेंस? उसमें से थोड़ी सी जो एनर्जी है वो तो सोडियम को सोडियम आयन बनने में लग जाती, बाकी की एनर्जी का क्या करोगे? तो वो जो बाकी की एनर्जी है, वो बाकी एनर्जी जो होती है वो एनर्जी रिलीज होती है। हैंस सोडियम और क्लोरीन जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी बहुत निकलेगी। उसमें से आयोनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली थोड़ी सी लगेगी जो कि वो सप्लाई करेगा। बाकी की एनर्जी विल बी रिलीज। हैंस द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन is known as an exothermic reaction. जहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी ज़्यादा है आयोनाइजेशन एनर्जी के मुकाबले, तो जो रिएक्शन होगी उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में, वो रिएक्शन जो होगी कंपाउंड बनाने के लिए, दैट विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन उसी जगह पर अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है और उसके मुकाबले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी कंपैरेटिवली कम निकल रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है और आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन अपने को कंपाउंड बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप बाहर से एनर्जी सप्लाई करोगे विच विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम। कब? जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी कम है
और आयोनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी कंपाउंड बनाते समय, जिसकी वजह से इट विल बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ as you go from left to right, the ionization energy also increases and the electron affinity energy also increases। दोनों इंक्रीज करते हैं। मतलब अगर सोडियम और क्लोरीन के बीच में आप अगर देखो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है और आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे टाइम पर क्या होगा? ऐसे टाइम पर आपका आयोनिक कंपाउंड, हैंस NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, इट इज एन आयोनिक कंपाउंड, इट इज एन आयोनिक। लेकिन कई कंपाउंड ऐसे भी तो बनते हैं कि जिनमें आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी या तो करीब करीब सेम रहती है या दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों नॉन मेटल्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन इसके बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता है। आपने देखा है, पर तो सिर्फ स्टडी कर रहे हैं क्यों बनता है, वो वाले से बात करो फोन लगा के। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर बात करें तो अगर आप लाइन से देखें तो कार्बन, बीच में नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ सोडियम और क्लोरीन के बीच में बहुत डिफरेंस है। एक पहले घर में बैठा हुआ है और एक सातवें घर में बैठा हुआ है, सोडियम और क्लोरीन। ओके, तो दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिर्फ एक एलिमेंट है एंड दैट इज नाइट्रोजन। ओके, इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी का डिफरेंस और आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस ये कंपैरेटिवली कम होगा। कंपाउंड तो बन रहा है, अपन ने देखा है कि कंपाउंड बनता है, लेकिन क्यों ऐसा बनता है? क्योंकि इनके बीच में आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट इज वेरी लेस, हैंस दे विल फॉर्म अ कंपाउंड, both will form a compound, but the compound will be formed by way of covalent bonding। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग के बीच। आई होप आपको आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में फर्क और ये क्या चीज़ें हैं ये समझ में आ गया होगा। तो फिर अब हम लोग बात करेंगे वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, है ना। तो सबसे पहले एक बात देखें कि कोई भी मोस्टली जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो कार्बन के साथ तो वो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करते हैं। जैसे अभी एक तो मैंने बोर्ड पर ही लिखा था कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 बनाता है, और फिर ये CO2, ध्यान रहे जैसे मैंने आपको बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में बोला था कि मेटल ऑक्साइड्स आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड, उसी ढंग से नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स रहते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स रहते हैं दे आर एसिडिक ऑक्साइड। और जब वो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स यानी कि एसिडिक ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको एसिड्स मिलते हैं। तो जैसे C+O2 gives you CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप पानी के अंदर डिसॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ना आपकी जनरेशन ऐसी है कि हो सकता है कि रोज ही कार्बोनिक एसिड यूज करते हो। जितने भी एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो सारे के सारों में कार्बोनिक एसिड रहता है, सारे में कार्बोनिक एसिड रहता है। ओके, बिना कार्बोनिक एसिड के
कोई भी एरेटेड कोल्ड ड्रिंक नहीं बनता, बल्कि जो टैंगी टेस्ट आता है उसके अंदर वो सिर्फ कार्बोनिक एसिड की वजह से आता है। अदरवाइज आप कोल्ड ड्रिंक खोल के रख दो 1 घंटा और 1 घंटे बाद पियो, कैसा टेस्ट लगता, कभी ट्राई किया है? करके देखना, इतना गंदा टेस्ट आता है कि तुम बोलोगे अरे क्या शक्कर पानी में घोल के पटक दी हमारे सामने। एक और एसिड काम में आता है आपके कोल्ड ड्रिंक्स में, लेकिन बहुत रेयर कोल्ड ड्रिंक्स में रहता है, एंड दैट इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। कार्बोनिक एसिड तो सब एरेटेड ड्रिंक्स में रहता है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो कुछ सिलेक्ट ड्रिंक्स में होता है, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है थम्स अप। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि थम्स अप जो है वो बाकी के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगता है आपको। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोनिक एसिड के साथ थोड़ा सा फॉस्फोरिक एसिड भी डाल दिया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड भी ऑक्सीजन के साथ फॉस्फोरस को रिएक्ट करते हैं तो P2O5 बनता है, और फिर P2O5 को जब पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो आपका H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड बनता है। ओके, बाय दिस रिएक्शन P4 plus 5O2 gives you 2P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, और फिर ये जो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है इसको जब आप पानी के साथ मिलाते हो तो आपका H3PO4 विच इज फॉस्फोरिक एसिड होता है। थम्स अप में होता है। ओके, सिमिलरली सल्फर भी जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मतलब उसको जब एयर में जलाते हो आप, मतलब क्या कर रहे हो, जलाने का मतलब क्या हुआ, कंबशन क्या हुआ सल्फर का, यू आर रिएक्टिंग इट विद ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। सो व्हेन सल्फर बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन you get sulfur dioxide, which is again an acidic oxide। और उस एसिडिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जब सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस H2O will give you H2SO3 sulfurous oxide, sulfurous acid। It will give you sulfurous acid H2SO3। ओके, सॉरी ये SO4 लिख दिया था, दिस मस्ट बी सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो आपको मिलेगा सल्फ्यूरस एसिड। और एक और, अगर सल्फर को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, तो आपका एक और ऑक्साइड बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जब हवा में जाता है और ऊपर जाकर जब मॉइस्चर के साथ कंबाइन होता है बारिश वगैरह के टाइम पर, तो आपका बनता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, और यही जब पानी बरसता है तो अपन उसको बोलते हैं दिस इज एसिड। एसिड रेन क्या है? H2SO4 और कार्बोनिक एसिड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर जाता है, पानी के साथ मिलेगा वहाँ पर जाकर, तो ये जब बरसता है तो उसको अपन कहते हैं एसिड। नाउ H2SO4 को एक और नाम दिया गया है और वो है किंग ऑफ केमिकल्स। सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वर्सेटाइल यूज जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड का ही होता है, इसलिए उसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। और इसी के साथ साथ उसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं।
ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। चलो एक काम करते हैं, बनाने का तरीका भी इसमें कर लेते हैं कि हाउ इज सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म इन फैक्ट्रीज। ओके, तो सबसे पहला काम किया जाता है कि सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, मतलब कंबशन किया जाता है, तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया जाता है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड को प्योर सल्फ्यूरिक एसिड जो पहले से बना हुआ है उसके साथ रिएक्ट कराते हैं। तो ये H2SO4 प्लस ये जो SO3 है इसको पास किया उसमें से, तो आपको मिलेगा H2S2O7। दिस इज नोन एज ओलियम, H2S2O7। ओके, नाउ ये H2S2O7 का जो सोल्यूशन लिक्विड है, ठीक है, इसको धीरे धीरे पानी के अंदर डालकर घोला जाता है, मतलब इसमें पानी मिलाया जाता है। H2S2O7 में आपको पानी के अंदर धीरे धीरे घोला जाता है। क्यों? H2S2O7 में पानी मिला दो ना, लेकिन पानी में H2S2O7 क्यों? क्योंकि द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड ओलियम इज वेरी वोलाटाइल, तो वो उछलेगा, हो सकता है ब्लास्ट भी हो जाए और उसके बाद आपका चेहरा सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, यही नहीं कभी भी ध्यान रखना कि एसिड को पानी में मिलाया जाता है और घोला जाता है, जिससे कि धीरे धीरे उसका एक्सोथर्मिक को जो है हीट वो डिसिपेट हो जाए। पानी को एसिड में कभी मिलाने की गलती मत कर। एसिड को पानी में मिलाओ, पानी को एसिड में मत मिलाओ। तो जब H2S2O7 प्लस वाटर होता है तो आपको 2H2SO4 मिलेगा, ठीक है, और इस ढंग से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है सल्फ्यूरिक एसिड। तो नॉन मेटल्स का रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की कि कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और फिर जब पानी के साथ उनको रिएक्ट कर दिया जाता है तो एसिड्स बनाते हैं। उसी तरीके से रिएक्शन विद वाटर, हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स का रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया की चीज़ है पानी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तभी तो आपको पानी मिलेगा, तो पानी, उसके बाद फिर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अब H2S आप लोगों ने नहीं कभी बनाया नहीं होगा लैब में या कुछ नहीं किया होगा। H2S कहाँ पर मिलता है ये बता देता हूँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जाकर कभी भी सूंघ कर आ जाना, किसी भी नाले के पास चले जाओ तो H2S आपको बिल्कुल सूंघने मिल जाएगा वहाँ पर अच्छी तरह से। उसके बाद फिर अमोनिया गैस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जब रिएक्ट करती है तब आपका HCl बन जाता है। या फिर मीथेन गैस CH4, कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है जिनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, जिनमें से सबसे बेसिक हाइड्रोकार्बन जो है दैट इज मीथेन विच इज CH4। ओके, सो नाउ
रिएक्शन विद वाटर। अगला, पानी के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता, कोई भी नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता, पानी के साथ कुछ रिएक्ट नहीं करता। रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड्स के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं है, किसी भी नॉन मेटल का एसिड्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं। रिएक्शन विद क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन के साथ रिएक्शन में अगर हम देखें तो क्लोरीन के साथ क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, HCl बनाता है। क्लोरीन फास्फोरस के साथ रिएक्ट करके PCl3 बनाता है। क्लोरीन कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरो, मीथेन, इस तरीके के बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। ओके, तो इस ढंग से इनके कंपाउंड हैं। और फिर अब रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज अपन ने मेटल की देखी थी कि जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, उसी ढंग से इधर पर रिएक्टिविटी सीरीज नहीं होती है, उसकी जगह पर यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है वो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम ब्रोमाइड, ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से। तो अगर आप सोडियम ब्रोमाइड लो और उसमें क्लोरीन गैस पास करो तो क्लोरीन विल डिस्प्लेस ब्रोमीन और उसकी जगह पर बैठकर सोडियम क्लोराइड बनाएगा और ब्रोमीन जो है वो अलग हो जाएगी। तो इस ढंग से ब्रोमीन का ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है सबसे ज़्यादा, दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, दैट मीन्स फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से। तो आज बस इतना ही। अगली क्लास में अब हम लोग रियल मेटलर्जी पर जाएंगे। ओर क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अगली क्लास से हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, बाय।